So this is lecture 3 on chapter 2 measurement of length। तो आज हमारा ये टॉपिक है मेजरमेंट ऑफ लेंथ हमें पढ़ना है। तो इसके दो मेथड्स हम लोग पढ़ने वाले हैं। वन विल बी डायरेक्ट मेथड एंड द अदर वन विल बी इनडायरेक्ट मेथड। ओके, तो फर्स्ट डायरेक्ट मेथड, द डिस्टेंसेस विच आर मेजर्ड डायरेक्टली बाय द इंस्ट्रूमेंट्स। अगर हम किसी चीज़ को डायरेक्टली इंस्ट्रूमेंट से मेजर कर रहे हैं तो उसको हम बोलते हैं डायरेक्ट मेथड। ऑब्वियसली दिस मेथड इज़ मोर एक्यूरेट, मोर प्रिसाइज, क्योंकि ये आपको एकदम करेक्ट लेंथ बताएगा किसी भी चीज़ की। ठीक है, तो जो इंस्ट्रूमेंट्स हम उसके यूज़ करते हैं वो है, वन इज़ मीटर स्केल, वर्नियर कैलिपर, स्क्रू गेज एंड स्फीरोमीटर। और ये है उनकी लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट का मतलब क्या है कि सबसे मिनिमम डिस्टेंस या लेंथ वो कितना मेजर कर सकते हैं। तो मीटर स्केल के लिए लीस्ट काउंट इज़ 1 मिलीमीटर यानी 0.1 सेंटीमीटर। वर्नियर कैलिपर के लिए इट इज़ 0.01 सेंटीमीटर। स्क्रू गेज के लिए इट इज़ 0.001 सेंटीमीटर एंड स्फीरोमीटर के लिए इज़ ऑल्सो 0.001 सेंटीमीटर। ओके, सो दिस इज़ योर मीटर स्केल। इसमें हमें अगर लीस्ट काउंट निकालना है तो देखो, फर्स्ट इसकी रीडिंग यहाँ पर आएगी विच इज़ 1 सेंटीमीटर एंड इट इज़ डिवाइडेड इनटू 10 पार्ट्स। ठीक है, तो जिसकी लीस्ट काउंट क्या हो जाएगा, 1/10 सेंटीमीटर। ओके, यानी 0.1 सेंटीमीटर। द नेक्स्ट इज़ वर्नियर कैलिपर। ये इस तरीके से दिखता है। ठीक है, इसका जो लीस्ट काउंट होता है इट इज़ 0.01 सेंटीमीटर। इस जगह पे आप अपने ऑब्जेक्ट को रखते हो टू मेजर द लेंथ। दिस इज़ योर स्क्रू गेज। ओके, इसका लीस्ट काउंट इज़ 0.001 सेंटीमीटर एंड ये जो स्टड लिखा है यहाँ पर आप अपना ऑब्जेक्ट रखते हो टू मेजर द लेंथ। द नेक्स्ट इज़ वर्नियर कैलिपर। ये इस तरीके से दिखता है। ठीक है, इसका जो लीस्ट काउंट होता है इट इज़ 0.01 सेंटीमीटर। इस जगह पे आप अपने ऑब्जेक्ट को रखते हो टू मेजर द लेंथ। स्मॉलर स्क्रू गेज। ओके, इसका लीस्ट काउंट इज़ 0.001 सेंटीमीटर एंड ये जो स्टड लिखा है यहाँ पर आप अपना ऑब्जेक्ट रखते हो टू मेजर द लेंथ। ओके, तो मीटर एंड इसका जो लीस्ट काउंट होता है इट इज़ ऑल्सो 0.001 सेंटीमीटर्स। ओके, तो ये थे आपके वो मेथड्स जिससे आप डायरेक्टली किसी भी लेंथ को मेजर करते हो। इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हमें डायरेक्ट मेथड्स में याद रखनी है, स्मॉलर द वैल्यू ऑफ लीस्ट काउंट ग्रेटर इज़ द एक्यूरेसी ऑफ द मेजरमेंट। जितना कम लीस्ट काउंट होगा उतना ज़्यादा एक्यूरेट वो मेजरमेंट होगा। जैसे अगर मैं पूछूं कि मीटर स्केल ज़्यादा एक्यूरेट मेजरमेंट करेगा या फिर स्क्रू गेज ज़्यादा करेगा, तो मीटर स्केल का लीस्ट काउंट इज़ 0.1 सेंटीमीटर वेराज स्क्रू गेज का लीस्ट काउंट इज़ 0.001 सेंटीमीटर। तो ऑब्वियसली ये वाला जो इंस्ट्रूमेंट होगा वो ज़्यादा एक्यूरेट मेजरमेंट देगा। मेथड एंड थर्ड वन इज मेथड्स। नाउ इनडायरेक्ट मेथड्स। So large distances such as of moon, planets, stars, etc. cannot be measured directly from the earth. Such distances are measured by indirect methods. ठीक है, ऑब्वियसली इतने ज़्यादा दूर पे अगर कोई चीज़ है जैसे मून है, प्लैनेट्स हैं, स्टार्स हैं, तो हम डायरेक्ट ऐसे कोई इंस्ट्रूमेंट तो हम यूज़ कर नहीं सकते जिससे हम उसका डिस्टेंस मेजर करें, लेंथ मेजर करें। तो इसके लिए हमें इनडायरेक्ट मेथड्स यूज़ करने पड़ते हैं। 3 तरीके के इनडायरेक्ट मेथड्स होते हैं। वन इज़ रिफ्लेक्शन मेथड, the other one is parallax method and third one is triangulation method. Okay, reflection method और parallax method हमें क्लास 11th में पढ़ना है। triangulation method is not important। इस आती है तो आप उसका टाइम नोट। अच्छा, रिफ्लेक्शन मेथड एकदम वैसा ही है जैसे क्लास 9th में आपने सबमरीन्स के बारे में पढ़ा था कि पानी में सबमरीन होती है और फिर उससे एक वेव छोड़ी जाती है, वो किसी ऑब्जेक्ट से टकराती है, वापस आती है, तो आप उसका टाइम नोट करते हो और आपको स्पीड पता होती है, तो आप स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम वाले फॉर्मूले से कैलकुलेट करते हो। सेम एग्जैक्टली सेम चीज़ हम यहाँ पर भी करने वाले हैं। इसमें बस डिफरेंस ये आता है कि हम बहुत सारी अलग अलग तरीके की वेव्स यूज़ करते हैं डिपेंडिंग ऑन कि हमें किस चीज़ का डिस्टेंस निकालना है। ओके, सो इन दिस मेथड वी यूज़ अ वेव। वो हो सकते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक या रेडियो वेव या फिर साउंड वेव। ओके, तो होता क्या है, अ वेव इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम ऑब्जर्वेशन पॉइंट एंड इट रिफ्लेक्ट्स फ्रॉम द ऑब्जेक्ट दैट कम्स इन इट्स वे। तो जैसे सपोज ये हमारा ट्रांसमीटर है, ट्रांसमीटर वो वेव निकालेगा, ठीक है, एमिट करेगा, और अगर कोई ऑब्जेक्ट रास्ते में आता है तो वो उससे टकरा कर वापस आएगा। ठीक है, तो जो वेव हम भेज रहे हैं उसकी वेलोसिटी हमको पता होगी,
कितने टाइम में वो चीज़ गई और वापस आई वो हम नोट कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर हम स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम यूज़ करें तो v इक्वल्स टू 2d, देखो 2d क्यों लिया है, ट्वाइस ऑफ डिस्टेंस, क्योंकि वो जो वेव है वो जाएगी और वापस आएगी, तो कितना डिस्टेंस कवर कर रही है 2d, 2d अपॉन t, तो डिस्टेंस कितना आ गया vt अपॉन 2। तो इससे हम डिस्टेंस करते हैं इसके लिए। तो इसके कुछ टाइप्स हैं। पहला है सोनार, ये क्या किसके लिए एब्रिविएशन होता है, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, ओके। ये क्या करता है, इट यूजेस अल्ट्रासोनिक वेव। ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि कौन सी वेव यूज़ कर रहा है, अल्ट्रासोनिक वेव। अल्ट्रासोनिक वेव क्या होती है, ऐसी वेव जिसकी फ्रीक्वेंसी इज ग्रेटर दैन 20,000 हर्ट्ज, ओके। दीज वेव्स आर बीम टू अ टारगेट इन वाटर, और ये जनरली वो जो सबमरीन वाला एग्जाम्पल हमने लिया था क्लास 9th का, उसमें सोनार के बारे में ही हमने पढ़ा था। तो इसमें अल्ट्रासोनिक वेव्स यूज़ होती हैं और पानी में किसी ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस को पता करने के लिए ये यूज़ होती हैं, ओके। द नेक्स्ट इज रेडार। ये किसका एब्रिविएशन है, रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग, ओके। इसमें रेडार में आर से याद रखना कि हम रेडियो वेव्स यूज़ कर रहे हैं, और रेडियो वेव्स की खासियत क्या है कि इसकी जो वेलोसिटी है इट इज़ 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और आपको पता होगा कि वेलोसिटी ऑफ लाइट भी इतनी ही होती है। तो हम लिख सकते हैं कि v इज इक्वल्स टू c, वेयर c इज वेलोसिटी ऑफ लाइट, इट इज़ ऑल्सो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ओके। इट इज़ यूज टू कैलकुलेट डिस्टेंस ऑफ एयरप्लेन्स, वॉरप्लेन्स एट्सेट्रा, ठीक है। तो हवा में जब वॉर होता है प्लेन्स का, तो कितने डिस्टेंस पर लड़ रहे हैं उसका आइडिया लगाने के लिए हम ये चीज़ यूज़ करते हैं। अगर इतनी हाइट इज लेज़र, लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिम्युलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन, ठीक है। एम्प्लीफिकेशन का मतलब क्या होता है, ये चीज़ किसी की वेव की जो ये हाइट है उसको इंक्रीज़ करना, अगर इतनी हाइट है तो इतना बढ़ाना उसको, तो ये चीज़ का मतलब होता है एम्पलीफाई करना, ओके। तो लेज़र क्या है, लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिम्युलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। लेज़र इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग बीम ऑफ वन कलर, सिर्फ वन कलर होता है इसमें, इसलिए हम इसे मोनोक्रोमैटिक भी बोलते हैं। एंड इट इज़ यूनिडायरेक्शनल, मतलब एक ही डायरेक्शन में ट्रैवल करेगी और एक ही कलर की होती है। इसकी वेलोसिटी इज़ ऑल्सो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब ये किस में यूज़ होती है, इट इज़ यूज टू फाइंड डिस्टेंस ऑफ मून, ठीक है, इन लेज़र आई सर्जरीज। लेज़र आई सर्जरी के बारे में तो सुना ही होगा, तो कहाँ पर डिफेक्ट है उस चीज़ को आइडेंटिफाई करने के लिए हम लेज़र यूज़ करते हैं, ओके। तो आपको डिस्टेंस कैलकुलेट कर एग्जाम्पल किया है, अ लेज़र लाइट बीम्ड एट मून टेक्स 2.56 सेकेंड टू रिटर्न आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मून सर्फेस, कैलकुलेट द रेडियस ऑफ ल्यूनर ऑर्बिट। ल्यूनर ऑर्बिट का मतलब ये होता है कि डिस्टेंस बिटवीन मून एंड अर्थ, तो आपको डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, ओके। तो अब देखो क्या क्या गिवन है, टाइम गिवन है, टाइम कितना गिवन है 2.56 सेकेंड, ओके। आपको डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, लेकिन वेलोसिटी आपको नहीं पता। इसने ये मेंशन कर दिया कि लेज़र लाइट यूज़ कर रहा है, तो आपको पता होना चाहिए कि लेज़र लाइट की वेलोसिटी कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो अब हमें कुछ नहीं करना, सिर्फ फॉर्मूला यूज़ करना है, विच इज़ d इज इक्वल्स टू vt/2। तो v की जगह 3 × 10⁸, टाइम इसने 2.56 सेकेंड्स दे रखा है, ऐसा यूनिट है सेकेंड, तो कन्वर्ट कुछ नहीं करना हमें, डिवाइडेड बाय 2। तो व्हेन यू विल सॉल्व इट यू विल गेट 3.84 × 10⁸ मीटर, ये होता है डिस्टेंस, और इसको आप याद करके रखना। इसका मतलब क्या होता है, चेन मेथड, पैरेलैक्स मेथड, ठीक है। सबसे पहले पैरेलैक्स क्या होता है और किसके लिए यूज़ होता है ये हम पता करते हैं। सो इट इज़ इनडायरेक्ट मेथड ऑफ मेजरिंग लॉन्ग डिस्टेंस सच एज फॉर मून, प्लैनेट, स्टार्स एट्सेट्रा। इतनी दूर की चीज़ें मेजर करनी हो तो उसके लिए हम पैरेलैक्स मेथड यूज़ करते हैं, ठीक है। पैरेलैक्स का मतलब क्या होता है, चेंज इन पोजिशन ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू इट्स बैकग्राउंड। आप ये ऑब्जेक्ट इज ऑब्जर्व्ड साइमल्टेनियसली फ्रॉम 2 डिफरेंट ऑब्जर्वेशन पॉइंट्स इज कॉल्ड पैरेलैक्स। इसका मतलब क्या है कि अगर इस चीज़ का डिस्टेंस हमें कैलकुलेट करना है, यहाँ से ये एक लाइन है, अब पहले कोई यहाँ पर खड़ा होकर इसका मेजर करे, फिर यहाँ पर खड़ा होकर मेजर करे, तो कुछ डिफरेंस आता है, ठीक है। इस डिफरेंस को क्या कहा जाता है, पैरेलैक्स। फॉर एग्जाम्पल, तो आपकी जो इमेज है वो यहाँ पर बन रही है, ऑब्जेक्ट को व्यू कर रहे हो, ठीक है। अगर आप दोनों आँखों से देखोगे तो इसकी इमेज यहाँ पर बन रही है इस वाले रीजन में, लेकिन अगर आप अपनी सिर्फ लेफ़्ट आई से देखते हो इसको क्लोज करके, तो आपकी जो इमेज है वो यहाँ पर बन रही है, और अगर आप इसको क्लोज करके इससे देखते हो तो आपकी इमेज यहाँ पर बन रही है। तो ये जो डिफरेंस आता है
दिस इज कॉल्ड द पैरेलेक्स। देख रहे हैं, तो डिस्टेंस तो सेम ही होगा। ये जो चीज़ है एस, इट इज़ द पोजिशन ऑफ द प्लैनेट। ओके, ए और बी पॉइंट है आपके अर्थ पे। तो आप क्या कर रहे हो, पहले ए पॉइंट से एस को देख रहे हो, तो ये डिस्टेंस आता है जिसको आपने डी बोला है। फिर बी पॉइंट से एस को देख रहे हो, डी पॉइंट। ठीक है, ये जो डिफरेंस आया है इसको आप बोल रहे हो बी। ओके, डी क्या है आपका, कैपिटल डी इज द डिस्टेंस ऑफ प्लैनेट फ्रॉम द ऑब्जर्वेटरीज, जहाँ से भी ऑब्जर्व कर रहे हो आप, मेनली फ्रॉम अर्थ। एंड ये जो थीटा होगा, इट इज़ कॉल्ड पैरेलेक्स एंगल। ठीक है, जितना डिफरेंस आया है उसका एंगल कितना है। पैरेलेक्स क्या होता है, उतना डिफरेंस, और उसका एंगल इज पैरेलेक्स एंगल। ठीक है, तो दिस इज द प्लैनेट विच इज़ टू बी ऑब्जर्व्ड। ये दो पॉइंट, अलग अलग पॉइंट जिससे हम सेम चीज़ को देख रहे हैं, तो डिस्टेंस तो सेम ही होगा उसका। एंड दिस थीटा इज द पैरेलेक्स। देखो, ये एस था आपका, ये डिस्टेंस था। अब ये डिस्टेंस जो था प्लैनेट का फ्रॉम अर्थ, वो बहुत ज़्यादा है, और ए बी तो दो अर्थ पे ही पॉइंट्स है ना, तो इसका जो डिफरेंस होगा वो काफ़ी कम होगा। मतलब हम बोल सकते हैं कि दिस डी, स्मॉल डी, will be very less than capital D. Okay, and hence B, इधर confusion हो गया B और D के बीच में, तो small b लिखो या small d लिखो, can be considered as an arc length. ठीक है, इसको आर्क लेंथ कंसिडर कर सकते हो जब भी कोई छोटी चीज़ होती है एज़ कम्पेयर टू बहुत बड़ी चीज़। तो अगर मैं इसको एक बहुत बड़े सर्कल का हिस्सा मान लूँ, इस चीज़ को एक बहुत बड़े सर्कल का हिस्सा मान लूँ, तो क्या हम इसे बोल सकते हैं कि एक आर्क लेंथ है। ठीक है, हमने ऐसा क्यों किया, क्योंकि हमको फॉर्मूला यूज़ करना है, दैट योर थीटा इज इक्वल्स टू आर्क लेंथ अपॉन रेडियस, जो हमने लास्ट लेक्चर में किया था। ठीक है, तो थीटा इज इक्वल्स टू आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। ओके, तो दिस रेडियस वॉज योर कैपिटल डी। तो इसको एक बार वर्ड्स में लिख टू आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। आर्क लेंथ अभी स्मॉल बी फिक्स कर देते हैं, स्मॉल डी और स्मॉल बी में कन्फ्यूजन नहीं होना, स्मॉल बी अपॉन कैपिटल डी। ठीक है, तो डी कितना आ गया यहाँ से, बी अपॉन थीटा, और बी और थीटा तो कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, तो ये आपके पैरेलेक्स मेथड से हमें डिस्टेंस पता चल गया। इसमें हम एग्जांपल करेंगे, तो ऑब्जर्व्ड एंड देन अप्लाई द फॉर्मूला टू मेजर कैपिटल डी ऑफ अ प्लैनेट। वी ऑब्जर्व इट फ्रॉम टू डिफरेंट पोजिशंस ए एंड बी, called observatory on the earth, separated by distance AB is equals to small b, and it is called basis. ठीक है, हमको क्या करना था, S का डिस्टेंस मेजर करना था, जिसको हम D बोल रहे हैं, और हम दो अलग अलग पॉइंट से डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं, A और B से, और इसका डिस्टेंस इज B, जिसको हम बेसिस बोल रहे हैं मेथड। तो अब क्या, प्लैनेट इज टू बी ऑब्जर्व्ड एंड देन अप्लाई द फॉर्मूला। ठीक है, नेक्स्ट इसी पे एक टॉपिक है, कैलकुलेशन ऑफ डायमीटर ऑफ मून बाय पैरेलेक्स मेथड। तो अब क्या करें, हमको ये डायमीटर कैलकुलेट करना है। ये जो कैपिटल डी है, ये हम लास्ट वाले मेथड से निकाल चुके होंगे। वो अगर निकल गया, कैपिटल डी पहले निकल गया पैरेलेक्स मेथड से ही, तो अब हम उसी चीज़ का यूज़ करके डायमीटर निकाल रहे हैं मून का। तो ध्यान से देखो, अब हम सिर्फ एक ऑब्जर्वेटरी ले रहे हैं और अलग अलग पॉइंट पर इस चीज़ को ऑब्जर्व कर रहे हैं, एक डायमेट्रिकली ऑपोजिट, ठीक है, प्लेसेस पर, एक इस प्लेस पर, एक इस प्लेस पर। तो हम ये बोल सकते हैं दिस इज डी, दिस विल बी थीटा अगेन, क्योंकि दो पॉइंट हो गए ना। आप इस पॉइंट से इन पॉइंट्स पे देखो, या इन पॉइंट से इस पॉइंट पे देखो, एक ही बात है। ठीक है, तो इस भी चीज़ को हम क्या बोलेंगे, पैरेलेक्स एंगल ही बोलेंगे। अगेन हम जब फॉर्मूला लगाते हैं तो क्या आएगा, थीटा इज इक्वल्स टू आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। तो थीटा कितना आ गया, डायमीटर अपॉन द डी इज द डिस्टेंस, तो डायमीटर कितना आ गया, थीटा इंटू डी। तो क्या किया है, सबसे पहले जो आपने पैरेलेक्स मेथड लगाया था उसमें आपने क्या किया था, ये डी फाइंड आउट किया था। ठीक है, अब जब वो डी फाइंड आउट हो चुका है, तो अब सेकंड में आप क्या कर रहे हो, आपको डायमीटर निकालना है। तो सेम फॉर्मूला आप लगा रहे हो, तो डायमीटर का फॉर्मूला आ जाएगा थीटा इंटू डी। थीटा आपको पता होगा एंड डी यू हैव ऑलरेडी कैलकुलेटेड फ्रॉम द फर्स्ट मेथड। ओके, निकल करते हैं जिससे एकदम क्लियर हो जाएगा। द मून इज ऑब्जर्व्ड फ्रॉम टू डायमेट्रिकली ऑपोजिट पॉइंट्स ए एंड बी फ्रॉम द अर्थ। ठीक है, मून को ऑब्जर्व कर रहे हैं दो अलग अलग पोजिशन से जो डायमेट्रिकली ऑपोजिट है। ठीक है, मतलब एक ये पॉइंट होगा तो दूसरा इधर होगा। क्लियर, द पैरेलेक्स एंगल इज 1 डिग्री एंड 54 मिनट, 1 डिग्री एंड 54 मिनट गिवन द डायमीटर ऑफ अर्थ। अब डायमीटर ऑफ अर्थ भी गिवन है 1.276 इंटू 10⁷ मीटर। कंप्यूट द डिस्टेंस ऑफ मून फ्रॉम द अर्थ। ठीक है, तो पहले हम देखते हैं आप अर्थ से
दो पोजीशन जो डायमेट्रिकली ऑपोजिट है उससे आप मून को ऑब्जर्व कर रहे हो, ठीक है, और आपको डायमीटर गिवन है, कितना गिवन है, 1.276 इंटू 10⁻⁷, ठीक है। डायमीटर गिवन है मतलब आपको बेसिकली ये बेसिस गिवन है, इसे बेसिस ही बोलते हैं, तो बेसिस आपको गिवन है, ठीक है। जो पैरेलक्स एंगल है वो आपको गिवन है 1 डिग्री 54 मिनट, ओके। तो आपको ये डी कैलकुलेट करना है, तो फॉर्मूला तो सिंपल वही यूज़ होना है, ठीक है, जो हमने अभी किया था। अब इसमें एक मेन चीज़ क्या है, जो एंगल है वो आपका डिग्री मिनट में गिवन है, हमें एसआई यूनिट में कन्वर्ट करना है। एसआई यूनिट क्या होता है एंगल का, रेडियन होता है, तो हमें रेडियन में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो देखो 1 डिग्री एंड 54 मिनट का मतलब क्या हुआ, 1 डिग्री का मतलब होता है 60 मिनट एंड 54 मिनट, तो 60 मिनट प्लस 54 मिनट इज़ 114 मिनट्स, ठीक है। लास्ट लेक्चर में हमने मिनट को रेडियन में कन्वर्ट किया था, तो उससे रिलेशन में डायरेक्टली लिख रही हूँ, लास्ट लेक्चर में वापस जाके देख लेना कि 1 मिनट जो होता है वो होता है 2.91 इंटू 10⁻⁴ रेडियन, ठीक है। तो उससे हमारा जो एंगल था वो कितना आ गया, 114 इंटू 2.91 इंटू 10⁻⁴ रेडियन, ये आ गया, ठीक है, ओके। एंड बी तो आपको ऑलरेडी गिवन है 1.276 इंटू 10⁻⁷ मीटर, तो डायरेक्टली हम फॉर्मूला लगाएंगे। क्या फॉर्मूला होता है, थीटा इज इक्वल्स टू बी बाय डी या फिर डी इज इक्वल्स टू बी बाय थीटा। ये फॉर्मूला इधर लगाया, सब कुछ सब्सटीट्यूट किया, तो बी 1.276 इंटू 10⁻⁷ अपॉन थीटा कितना आ गया 114 इंटू 2.91 इंटू 10⁻⁴, जिसका आंसर आ गया 3.84 इंटू 10⁸ मीटर। ऑल राइट, ओके।